हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। आज हम जीएस यानी कि जनरल साइंस के मिक्स टॉप 30 प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे, जिसके अंदर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों ही सब्जेक्ट से क्वेश्चन होंगे। और आज की जो सेशन है उसका लेवल मैंने मीडियम से हाई रखा है, क्योंकि अब आपके एग्जाम में थोड़ा सा लेवल बढ़ चुका है और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आपके लेटेस्ट पैटर्न को देखते हुए हमने यहाँ पे प्रश्न ऐड किए हैं। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। अपना बिल्कुल आपको कंप्लीट टेस्ट लगाना है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या 30 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं सिर्फ 22 क्वेश्चन ठीक करने का। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से सभी को आंसर देना है। दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ड्यू टू प्रेशर इंक्रीज। तो आंसर मैच करेंगे। जिन्होंने ऑप्शन बी को दिया है डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसके 2-3 एग्जाम्पल्स और हैं। जैसे बर्फ का कोई पहाड़ है, उसमें बर्फ ऊपर से ना पिघलने की बजाय नीचे से पिघलती है, क्योंकि प्रेशर बढ़ने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। और एक और आपसे एक प्रश्न आता है कि बर्फ पर स्केटिंग करना क्यों आसान होता है, क्योंकि उसमें भी आपका यही नियम लागू होता है। दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है जी आपके सामने, जल्दी से सभी को आंसर करना है। मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बर्नौली सिद्धांत, पास्कल सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत या फिर फारेनहाइट सिद्धांत। मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा, पास्कल थ्योरी यानी कि पास्कल सिद्धांत पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है, आंसर जल्दी से देना है सभी को। जब बस सहसा मुड़ती है तब बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है, इसका क्या कारण है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाहर की ओर कर्षण, गति का जड़त्व, संवेग में परिवर्तन या फिर त्वरण में परिवर्तन। और ये वाला प्रश्न आपके 28 फेब को एग्जाम हुआ था ट्रेडमैन का, उसके अंदर पूछा गया है। और यही बिल्कुल सेम आपको ऑप्शन भी दिए थे, और यही बिल्कुल सेम प्रश्न ऑप्शन के साथ आपके एसएससी के एग्जाम में भी रिपीट हुआ है। तो यहां पर जिन्होंने भी इसका आंसर ऑप्शन बी दिया है, इनर्टिया ऑफ मोशन, गति का जड़त्व, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है जी। पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है, क्योंकि पहाड़ों पर ठंड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, वायु दाब कम होता है या फिर ऑक्सीजन कम होती है। तो यहां पर जिन्होंने भी ऑप्शन सी को आंसर दिया है, वायु दाब कम होता है, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और देखिएगा, जब पहाड़ों पर वायु दाब कम होता है इसलिए वहां पर उबाल बिंदु, बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है, जिससे जो जल है वो 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम में उबलने लगता है। एक और क्वेश्चन बनता है, पहाड़ों पर खाना जल्दी क्यों पकता है? क्योंकि वहां पर बॉइलिंग पॉइंट अधिक हो जाता है और वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। एक ही रीजन है दोनों चीजों का। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 5, जल्दी से आंसर देंगे। बिजली के बल्ब में फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग क्यों किया जाता है? अभी तक आपने ये पढ़ा है कि बिजली के बल्ब में फिलामेंट के निर्माण के लिए किसका प्रयोग होता है? तो टंगस्टन का प्रयोग होता है। क्यों किया जाता है ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो क्वेश्चन के आपको चारों साइड पता होनी चाहिए कहां कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिएगा, टंगस्टन सुचालक होता है, यह सस्ती धातु है, यह अर्ध आघात वर्धनीय है या फिर इसका गलनांक बहुत ऊंचा है। तो टंगस्टन का प्रयोग बल्ब के फिलामेंट के रूप में इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक बहुत अधिक है, बहुत ऊंचा है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। जिन्होंने ऑप्शन डी को आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये तो आसान सा प्रश्न है, आपके आर्मी में रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी कोशिकाओं को आत्मघाती थैली कहा जाता है?
विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज कॉल्ड अ सुसाइड बैग? लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, फैगोसोम्स या इनमें से कोई नहीं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। तो आंसर मैच करेंगे यहाँ पे। जिन्होंने भी ऑप्शन ए को आंसर दिया है लाइसोसोम, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लाइसोसोम्स को आत्महत्या की थैली कहते हैं। और राइबोसोम्स आपको पता होना चाहिए, इसको बोला जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। और एक और आपके कोशिका वाले चैप्टर से इंपॉर्टेंट जो आपका है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है कोशिका का ऊर्जा ग्रह, पावर हाउस ऑफ सेल्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, जल्दी से डिस्कस करेंगे, आपके सामने स्क्रीन पर जल्दी से आंसर देंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सभी विद्यार्थी जल्दी से देंगे। किसी पेड़ की लगभग आयु ज्ञात की जा सकती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आसान सा प्रश्न है। पेड़ों की आयु कैसे ज्ञात की जा सकती है? शाखाओं की संख्या गिनकर, पेड़ों की ऊंचाई मापकर, तने का व्यास मापकर या फिर वलयों की संख्या गिनकर? तो ध्यान रखिएगा, किसी भी पेड़ की आयु ज्ञात करने के लिए उसके रिंग्स यानी कि वलयों की संख्या गिनी जाती है। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई है, आपको शायद बहुत सारे क्वेश्चन आपके गलत हो सकते हैं, पर सभी की सभी प्रश्न अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देंगे। पौधों में जाइलम उत्तक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है? ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले भी। जाइलम उत्तक किस प्रकार का संवहन करता है? पानी का, खाद्य का, पानी और खाद्य दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से आंसर दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा और आंसर मैच करेंगे। जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर दिया है पानी, उनका करेक्ट आंसर है। और भोजन और आवश्यक पदार्थों का संवहन कौन करता है पौधों में? तो वो करता है आपका फ्लोएम। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, आंसर जल्दी से। निम्नलिखित में से किस में रक्त नहीं होता लेकिन श्वास प्रश्वास लेता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से किस में रक्त नहीं होता लेकिन श्वसन करता है जी? मछली, मच्छर, हाइड्रा या फिर कॉकरोच? तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, हाइड्रा। जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नोट कीजिएगा अपने कॉपी पेन में, बाद में इसको आपको रिवाइज भी करना पड़ेगा। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? ये तो आसान सा प्रश्न। व्हाट इज बी कीपिंग कॉल्ड? सेरिकल्चर, एपीकल्चर, एग्रोकल्चर या फिर एंथोलॉजी? मधुमक्खी पालन को बोला जाता है एपीकल्चर। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। सेरिकल्चर किसको बोलते हैं? रेशम कीट पालन को। यह आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 11 है, जल्दी से आंसर दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होती है? आंसर जल्दी से दीजिएगा, प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेन्स नाइट्रोजन? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी? तो नाइट्रोजन पाया जाता है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, विटामिन बी। विटामिन बी का रासायनिक नाम थाइमिन है, ये भी आपको ध्यान रखना है, आपसे एग्जाम में रासायनिक नाम भी पूछा जा सकता है। तो विटामिन बी जो है वो नाइट्रोजन को कंटेन्स करता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। और देखिएगा जो आपके आसान लेवल के प्रश्न थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, वो लगभग हमने सभी कवर कर रखे हैं अपने पुराने सेशन में। और इतना ध्यान रखिएगा, हार्ड के पीछे आपको बिल्कुल हाथ धोकर नहीं पड़ना है, आपको पुराना जो बेसिक है वो कवर होना ही चाहिए। उसके बाद आप मीडियम या फिर हार्ड लेवल पे जा सकते हैं, पर जो आपका पुराना लेवल है वो आपका हमेशा कवर होना चाहिए। और आपको एक बात और बतानी है कि आप सिर्फ मेरे ही वीडियो पे मत बैठना, क्योंकि मैं दिन में सिर्फ 30 क्वेश्चन या फिर 50 क्वेश्चन की ही वीडियो अपलोड कर पाऊंगा, है ना। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप पूरे दिन में 30 या 50 क्वेश्चन ही पढ़ोगे, आपको अपने दम पर प्रैक्टिस करनी है। मेरी जो क्लास है उसको आपको एक हेल्प के रूप में लेना है, राइट। मेरी क्लासेस को आप एक हेल्प के रूप में लेंगे और अपनी बुक से प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैं एक दिन में 30 क्वेश्चन करवा सकता हूँ, 50 क्वेश्चन करवा सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको 100 क्वेश्चन करवा सकता हूँ,
तो पूरे दिन में बस आप इतना थोड़ी ना पढ़ोगे, इसके अलावा भी आपको पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने, मनुष्य के शरीर में लोहे की कमी का क्या परिणाम हो सकता है? अरक्तता, रतौंधी, स्कर्वी, रिकेट्स। तो मनुष्य की शरीर में लोहे की कमी से अरक्तता यानी कि एनीमिया नामक रोग होता है। आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ये प्रश्न आसान है। रतौंधी विटामिन ए, स्कर्वी विटामिन सी, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है जी आपके सामने, लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ आयरन? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, Fe। क्वेश्चन नंबर 14 है जी आपके सामने, जल्दी से आंसर देंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आपका रेलवे में भी पूछा गया है और एसएससी में भी कई बार रिपीट हुआ है, तो प्रश्न मुझे इंपॉर्टेंट लगा, इसीलिए मैंने ये प्रश्न यहाँ पे ऐड किया है। कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके सामने, अवसादन, फिल्ट्रेशन, उपरणन या फिर जल मृदुकरण। तो ध्यान रखिएगा, जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को जल मृदुकरण बोलते हैं। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, जिन्होंने ऑप्शन डी को आंसर दिया है। प्रश्न सारे इंपॉर्टेंट है, सभी का आंसर आपको मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 15 है जी आपके सामने, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस? और आपको एक प्रश्न मैं होमवर्क के लिए भी दूंगा इन्हीं में से, तो आंसर मैच करेंगे। क्या आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट? ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यदि आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र पता है, केमिकल फॉर्मूला पता है, तो कमेंट बॉक्स में उसको भी कमेंट कर देना सेशन कंप्लीट होने के बाद। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 16, वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी सर्वाधिक सामान्य कारण है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर धुआं? वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी सर्वाधिक सामान्य कारण क्या है? इनमें से आपको बताना है जी। तो आंसर मैच करेंगे, जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर दिया है सल्फर डाइऑक्साइड, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये अम्ल वर्षा में भी मौजूद होती है। अम्ल वर्षा आपको पता है ना, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, अम्ल वर्षा। ओके। और एक और होती है आपकी कृत्रिम वर्षा, वो होती है आपकी सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड, अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 17, भोपाल गैस त्रासदी में उत्सर्जित गैस कौन सी थी? आसान सा प्रश्न है, ये तो सभी को पता होगा। व्हाट वाज द गैस इमिटेड इन भोपाल गैस ट्रेजेडी? एसिटिलीन, एथिलीन, मिथाइल आइसोसाइनेट या फिर मीथेन? तो इस गैस को बोलते हैं हम MIC यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइट। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है जी आपके सामने, जल्दी से सभी को आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 18 का। इनमें से कौन सा भौतिकी में मौलिक मात्रा नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये वाला भी जो प्रश्न है ये आपके रेलवे में और SSC GD का जो एग्जाम हुआ था आपका लास्ट ईयर 2018 में, उसके अंदर ये 2-3 शिफ्ट में पूछा गया है। इनमें से कौन सी भौतिकी में मौलिक मात्रा नहीं है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, भार। जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। इस प्रश्न को अच्छे से आपको रट लेना है। क्वेश्चन नंबर 19 है जी आपके सामने, जल्दी से आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से सबसे अधिक जलन किससे पैदा होती है? हाँ जी, सबसे अधिक जलन किससे पैदा होती है? उबलता हुआ पानी, गर्म पानी, भाप या फिर पिघलती हुई बर्फ? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज द मोस्ट इरिटेशन? तो सबसे अधिक जलन जो पैदा होती है वो होती है आपके भाप से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, भाप में क्या होती है? गुप्त उष्मा होती है, लेटेंट हीट होती है, जिसके कारण उबलते हुए पानी या गर्म पानी के मुकाबले भाप से हाथ बहुत अधिक जलन पैदा करता है।
क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने, वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कौन करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन, हीलियम। आसान प्रश्न है, इसका आंसर तो सभी बताओगे आराम से। तो देखिएगा, पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है ओजोन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और ओजोन क्या है? यह एक ऑक्सीजन का अपरूप है। इसका सूत्र मालूम होना चाहिए, O3। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपके सामने 21। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? ये भी आपका आसान प्रश्न है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रवर्तन द्वारा, चालन द्वारा, विकिरण द्वारा या फिर संवहन द्वारा? हाउ डज द हीट ऑफ द सन रीच द अर्थ? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, विकिरण द्वारा। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर विकिरण द्वारा पहुंचती है। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है जी। बहुत ही आसान प्रश्न है, समझने वाला प्रश्न, और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं अब आजकल। कह रहा है कि खतरे के सिग्नल प्रायः लाल होते हैं क्योंकि लाल प्रकाश कम चमकता है, कम विचलन होता है, न्यूनतम वेग होता है, आंखों के लिए सुखकर है। तो जो भी खतरे वाले सिग्नल होते हैं उसके अंदर लाल रंग का प्रयोग क्यों होता है? क्योंकि लाल प्रकाश जो है इसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है लाल रंग का, राइट, और ये कम फैलता है, कम विचलित होता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। अब ये कम विचलित होता है, इसी वजह से ये हमें बहुत दूर से भी दिखाई दे देता है, ये आपको ध्यान रखना है। जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी का आंसर आना चाहिए जी स्क्रीन पर जल्दी आपके सामने। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? और आपको बोला था एक प्रश्न आपको मैं होमवर्क के लिए दूंगा, तो ये वाला प्रश्न है आपका होमवर्क के लिए। इस प्रश्न को होमवर्क के लिए इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने वाली है। सेशन कंप्लीट होने के बाद सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है जी आपके सामने, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द नंबर ऑफ सेल इन द ह्यूमन हार्ट? 2, 3, 4 या फिर 5? आंसर जल्दी से दीजिएगा। तो आसान सा प्रश्न है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। मानव हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने। 25, बड़े मांसाहारी को डैश भी कहा जाता है? क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो देखिएगा, जो नेचुरल चीजें खाते हैं, यानी कि जो धान, गेहूं, घास फूस वगैरह खाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। और जो मांसाहारी होते हैं, जो मांस खाते हैं, उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, माध्यमिक उपभोक्ता। और जो मांसाहारी को ही खाते हैं उनको हम बड़े मांसाहारी बोलते हैं, यानी कि उनको हम बोलते हैं तृतीयक उपभोक्ता। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। समझ रहे हो ना? देखिएगा, जो मांस मछली वगैरह खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? माध्यमिक उपभोक्ता, सेकेंडरी उपभोक्ता। और जो मांसाहारी को ही खा लेते हैं उनको हम बोलते हैं बड़े मांसाहारी, और वो आते हैं तृतीयक उपभोक्ता की श्रेणी में। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके सामने, डैश एक चमकदार अधातु है? डैश इज अ शाइनी नॉन मेटल। आपसे अधातु पूछा है, ये ध्यान रखिएगा। सोडियम, सल्फर, आयोडीन या फिर फास्फोरस? निम्न में से कौन सी एक चमकदार अधातु है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, आयोडीन, जो कि कमरे के सामान्य ताप पर भी चमकती है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। आयोडीन एक अधातु है और एक चमकदार अधातु है। क्वेश्चन नंबर 27 है जी आपके सामने, और देखिएगा, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन करेंगे और इसका आपको पीडीएफ वहां पे शाम तक अपलोड हो जाएगा। कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है? आसान सा प्रश्न है भाई, इसका आंसर सभी देंगे। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, क्रिप्टॉन? तो देखिएगा, सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम मुख्य गैसें होती है। सबसे अधिक सूर्य में पाए जाने वाला तत्व होता है हाइड्रोजन। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा जी, मैच करिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, और अगर आपको सेशन हेल्पफुल लग रहा है तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर आपका कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी कर रहा है
तो उसे हमारा ये चैनल, हमारा ये वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे। गलने की प्रक्रिया को डैश भी कहा जाता है। मेल्टिंग प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड। संगलन, यशद लेपन, क्रिस्टलीकरण या फिर वाष्पीकरण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी क्वेश्चन। आपने जितने पढ़े हैं सभी आपको पढ़ने में भी इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे। क्वेश्चन वही लिए हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इनके आंसर आपको पता होने चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा फ्यूजन यानी कि संगलन। गलने की प्रक्रिया को संगलन कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है जी आपके सामने। भंडारण बैटरी में क्या प्रयोग किया जाता है? और ये वाला क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सभी को मालूम होना चाहिए, ये वाला आंसर दीजिएगा। भंडारण बैटरी में क्या प्रयोग किया जाता है? तांबा, सीसा, जिंक या फिर टीन। व्हाट इज यूज्ड इन अ स्टोरेज बैटरी? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, लीड यानी कि सीसा। क्वेश्चन नंबर 30 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है जी। आंसर देंगे सभी विद्यार्थी। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एयर? क्या इस क्वेश्चन का आंसर भी कोई गलत करेगा? मुझे नहीं लगता कि इस प्रश्न का आंसर कोई भी विद्यार्थी गलत करेगा। लगभग 78.3% जो है नाइट्रोजन होती है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे आपके साइंस के टॉप 30 क्वेश्चन। और देखिए कोशिश करूंगा कि आपके हिस्ट्री के जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, हाई लेवल के 100 क्वेश्चन करवा दूं। 100 आपके जियोग्राफी करा दूं, 100 पॉलिटी, 100 आपके साइंस के, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो सके एग्जाम तक, है ना। तो मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।